हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं राहुल और मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। ये क्लास 10th क्लास के लिए है और ये जो क्लास है मैंने 10th के लिए ही डिज़ाइन कर रखी है और 10th के लिए ही ये मैंने तैयार कर रखे हैं कंटेंट। तो ये यूपी बोर्ड के 10th स्टूडेंट के लिए है, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। तो जो भी इसको देख रहे हैं प्लीज इसको रिव्यू कीजिए और आपको किस तरह की ये क्लास लगती है आप बताइए। 10th के जो भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि इस क्लास से आपको 5 से 7 नंबर का पेपर में आने वाला है और आप पेपर को फोड़ने वाले हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सामाजिक विज्ञान हो चाहे वो साइंस हो आपकी और या फिर आपका हिंदी या इंग्लिश हो, मैथ छोड़ करके हम सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो हम आपको इसी तरह की और भी वीडियोस डिजाइन करके आप लोगों को यूपी बोर्ड की तैयारी कराने में सक्षम हो पाएंगे। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए और यूपी बोर्ड के सभी छात्र हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आप लोगों के साथ बहुत ही शानदार क्लास लेने वाले हैं जिसमें हम आज सामाजिक विज्ञान का पहला लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम जो भी लेसन होंगे आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। तो प्लीज अगर आप पसंद करते हैं हमारे पढ़ाने के तरीके को तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी राय। अब अगर आप अच्छा रिव्यू करते हैं, अच्छे तरह से हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपको और भी वीडियोस बनाने में सक्षम होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम 10वीं कक्षा की ये पहली क्लास जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के पहले लेसन के साथ शुरुआत करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद। सामाजिक विज्ञान के पहले लेसन में है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई इसके बारे में हम जानते हैं। आप लोगों को जो मैं कंटेंट दे रहा हूं यही कंटेंट आपके यूपी बोर्ड में 90% बिल्कुल पूरा कवर कर देगा। तो आपके इससे बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय सारे के सारे और दीर्घ उत्तरीय सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आप केवल मेरे जो आयाम हैं उनको अनुसरण कीजिए और यदि आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोगों के लिए ये रामबाण होने वाला है और यदि आप लोगों ने पहले ही तैयारी कर ली है तो आप लोग इस वीडियो के जरिए से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद आने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है फ्रांस की क्रांति, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी होगी। इसके बारे में डिटेल में आपको 9th क्लास में दिया गया था। जो जितना आपके 10th के सिलेबस में है उतना कवर करके हम चलते हैं। तो फ्रांस की क्रांति 1789। देखिए ये इसमें जो ये क्रांति के मुख्य कारण थे उसमें सामाजिक और आर्थिक कारण भी थे। लोगों में भुखमरी पड़ गई थी, ब्रेड रोटी के बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए थे। उस टाइम पे बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई थी जो कि 9th में आपको डिटेल में दी हुई थी। तो आप लोगों को फ्रांस की क्रांति के बारे में पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो ये जो क्रांति थी वो 1789 और ये एक निरंकुश राजा के खिलाफ थी। ये जो क्रांति थी एक निरंकुश राजा के खिलाफ थी और यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक इसी क्रांति को कहते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक कौन है? फ्रांस की क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यूरोप में जो फ्रांस था, फ्रांस में गणतंत्र कब स्टार्ट हुआ? 1815 में यूरोप में फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हुआ। तो यूरोप में फ्रांस में 1815 में गणतंत्र की शुरुआत की गई। अच्छा, यूरोप में जो नेपोलियन थे, नेपोलियन फ्रांस से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1804 में नागरिक संहिता की स्थापना की। नागरिक संहिता, अच्छा ये नागरिक संहिता क्या होती है आप लोगों को हम बताएं। नागरिक संहिता के तहत हर नागरिक को जो जन्म से विशेष जन्म आधारित विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं उनको समाप्त करना और भूदासत्व और भागीदारी जागीदारी शुल्क को खत्म करना और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना, ये एक नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य होता है। तो नागरिक संहिता को लागू नेपोलियन ने 1804
किया था, जिसमें जन्म आधारित विशेष अधिकार को खत्म कर दिया तथा भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क को भी खत्म कर दिया गया। देखिए 1815 में नेपोलियन की पराजय हो जाती है, जिसके बाद बहुत सारी स्थितियां आपके सामने आती हैं जिनके बारे में आपको उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपको जरूरत है उतना हमने यूपी बोर्ड के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखिए इस टाइम पे क्या हुआ था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। इस टाइम पे देखिए मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, साथ ही साथ उदारवादी विचार का उदय हुआ था। उदारवादी विचार का मतलब होता है, देखिए उदारवाद के बारे में आता है, उदारवाद क्या होता है, तो उदारवाद विचार का मतलब होता है स्वतंत्रता और कानून के प्रति समानता। मतलब उदारवाद का मतलब क्या होता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और कानून के प्रति समानता मिले, इसी को उदारवाद कहते हैं। तो फ्रांस की क्रांति से मध्यम वर्ग का उदय हुआ और उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ, साथ ही साथ क्रांतिकारियों का उदय हुआ और वियना की संधि हुई। साथ ही साथ ये बात हम जो कर रहे हैं ये है यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए फ्रांसीसी का क्रांति का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण था। तो ये सब कारण थे फ्रांस की क्रांति के और यूरोप में राष्ट्रवाद के। उसके बाद देखिए मध्यम वर्ग ने, जो कुलीन वर्ग थे, उनको, जो कुलीन वर्ग हुआ करते थे वो भूमि के मालिक हुआ करते थे, तो इनके जो अधिकार थे उनको मध्यम वर्ग ने इनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था और एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ था फ्रांस में। अच्छा, इसके बाद हम आगे आपको बताएं ब्रिटेन, प्रसा और रूस और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर इन देशों के मध्य ड्यूक मैटरनिख एक राजा थे, उन्हीं के समय वियना में एक संधि हुई जिसको वियना की संधि कहा गया। इस संधि में जो मतलब रिजल्ट निकले, उस संधि का जो रिजल्ट था उसमें यह बताया गया कि बूर्बो राजवंश को सत्ता में दोबारा लाया जाए। आपने 9th की क्लास में पढ़ा होगा बूर्बो राजवंश के बारे में, लुईस सोलाबे के बारे में, मैरी एंटोइनोव के बारे में। तो उसमें इस राजवंश को गद्दी से उतार दिया था 1789 की क्रांति में, यानी कि फ्रांस की क्रांति में। तो वियना की संधि में इन देशों में प्रसा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में जो वियना की संधि हुई थी वियना नामक स्थान पर, उसमें बूर्बो राजवंश को सत्ता से बहाल करने का फैसला लिया गया और प्रसा को पश्चिमी सीमा दी गई, प्रसा को पश्चिमी सीमा दी गई। साथ ही ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का भाग दिया गया, साथ ही साथ रूस को पोलैंड का भाग दिया गया। तो ये वियना की संधि के मुख्य रिजल्ट थे जिसमें बूर्बो राजवंश को सत्ता से बहाल करने का फैसला किया गया और आपकी प्रसा को पश्चिमी सीमा दी गई और आपका ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली दिया गया और रूस को पोलैंड का भाग दिया गया। तो ये आपके वियना की संधि के मुख्य रिजल्ट थे जो आपको मैंने बताए। आपको बस इतना रट लेना है। इससे आप देखिए सामाजिक विज्ञान का एग्जाम्स एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आप क्वेश्चंस के थोड़ी सी आपको नींव मिल जाए, थोड़ी सी एक जड़ मिल जाए, तो आप उसको पकड़ के और ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये समाज से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो आप इन सब चीजों को केवल उनके बेसिक पॉइंट मिलने से ही आप उनको और एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के कुछ रिजल्ट हुए और इसमें हम लोगों ने, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को लागू किया 1804 में। और देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इतने पार्ट में, उसमें यह बनता है कि फ्रांस में गणतंत्र कब आया, तो 1815 में आया। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 में हुई। और नेपोलियन बोनापार्ट ने नागरिक संहिता कब लागू की, तो 1804 में लागू की। और नेपोलियन कब पराजित हो गया, 1815 में पराजित हो गया। और इसके क्या क्या प्रभाव थे, इसमें एक क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन बनता है जिसमें पूछते हैं कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। तो बहुत सारे कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, बहुत सारे कारण थे। आप कोई 2 कारण लिख दीजिए और आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन में आपको 2 अंक बिल्कुल प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं यूरोप में प्रथम विद्रोह। यूरोप में प्रथम विद्रोह 1830 ईसा पूर्व में हुआ था। 1830 ईसा पूर्व में यूरोप में प्रथम विद्रोह हुआ था। इसी समय ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह हुआ था। ब्रुसेल्स में एक विद्रोह हुआ था जिसमें बेल्जियम को नीदरलैंड से अलग कर दिया गया था।
तो देखिए यूरोप में प्रथम विद्रोह 1830 में हुआ था और उसी समय ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह हुआ था और उसमें बेल्जियम को नीदरलैंड से अलग कर दिया था। उसके बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। तो 1830 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। इसके बाद हम बात करें तो ग्रीस में स्वतंत्रता की शुरुआत 1821 में हुई। ग्रीस में स्वतंत्रता की शुरुआत 1821 में हुई। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई जिसमें ग्रीस को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि में ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो गई। तो ग्रीस में स्वतंत्रता स्टार्ट हुई 1821 में। ये सारे यूरोप के देश हैं। तो आपको फ्रांस की क्रांति से लेकर ग्रीस में स्वतंत्रता से लेकर इटली, जर्मनी, सारी की सारी चीजें आपको हम देने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो आपको शॉर्ट में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं उसी दौर में एक आर्थिक मंदी आई जो कि 1830 में आई थी। इस टाइम पे सिलेसिया गांव में लोगों ने विद्रोह कर दिया। सिलेसिया गांव में 1844 की बात है। जनता ने जो 1844 के टाइम पे सिलेसिया गांव में लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये लोग अपना वेतन बढ़ाना चाहते थे। आर्थिक मंदी के कारण इन लोगों का जितना वेतन था उनसे उनके घर की भरपाई नहीं हो पा रही थी, इसीलिए सिलेसिया गांव के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। उसी समय 1848 में जनता ने पेरिस की सड़कों पर रोटी के लिए सड़कों पर आंदोलन कर दिए, मतलब विद्रोह कर दिया। जो 1848 में पेरिस में जनता सड़कों पर आ गई क्योंकि उनको खाने के लाले पड़ रहे थे। तो ये आर्थिक मंदी के दौर का समय था और उस टाइम पे फिलिप को गद्दी से उतार दिया गया, लुई फिलिप को गद्दी से उतार दिया गया और यहाँ पर गणतंत्र की शुरुआत हुई और 21 वर्ष यहाँ पे मताधिकार की आयु रखी गई। जो 21 वर्ष के लोग हैं वो इसमें वोट दे सकते थे। इसके बाद रोजगार के लिए कारखानों की स्थापित किया गया, रोजगारों के लिए कारखाने स्थापित किए गए और साथ ही साथ इतनी सारी चीजें आपकी आर्थिक मंदी में होती हैं। और आप लोगों को वैसे भी इसके बारे में नॉलेज होता है कि आर्थिक मंदी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। जब मंदी आती है तो क्या क्या होता है, मंदी के टाइम पे पैदावार कम हो जाती है और उनके दाम में बढ़ोतरी होती है। तो आप इसमें और डिटेल में बनाकर लिख सकते हैं अगर आपका कोई बड़े क्वेश्चन, वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, केवल आर्थिक मंदी में एक शॉर्ट नोट या फिर एक केवल बहुविकल्पीय टाइप में क्वेश्चन आता है कि कब आई थी। चलिए, इसके बाद जो भारत में आर्थिक मंदी आई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। चलिए, उसके बाद जर्मनी इटली का निर्माण कैसे हुआ, जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी और इटली का निर्माण। देखिए, ऑटो वॉन बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहते हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहते हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहते हैं। इन्होंने लौह और रक्त की नीति के द्वारा जर्मन का एकीकरण किया और जर्मन के एकीकरण में सीडान का युद्ध भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीडान के युद्ध की वजह से भी जर्मनी का एकीकरण हो पाया। तो जर्मनी का एकीकरण करने में किसका योगदान रहा, ऑटो वॉन बिस्मार्क। एक क्वेश्चन बहुविकल्पीय में आता है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क किस देश से संबंधित थे, तो ये जर्मनी से संबंधित थे, बिल्कुल आप भूलना मत। देखिए, अब इस घटना से क्या क्या चीजें सामने आई, इस घटना को अंजाम देते समय क्या क्या हुआ। तो इस समय पे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क में 7 वर्षों तक युद्ध चला, जिसमें फ्रांस की जीत के साथ, प्रसा की जीत के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। तो 7 सालों तक ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क में 7 वर्षों तक युद्ध चला और इसमें प्रसा भी शामिल था और प्रसा की जीत से ये समाप्त हो गया और यहाँ पर जर्मन के एकीकरण में इसको सुगमता हो गई। इसके बाद हम बात करें 18 जनवरी 1871 में वर्षीय में विलियम्स प्रथम को, जो कि प्रसा के राजा थे, उनको नए जर्मन साम्राज्य का राजा बनाया गया। तो देखिए,
एक क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय में कि बरसिए की संधि कब हुई, या फिर बरसिए में क्या हुआ। बरसिए एक स्थान है, उसमें क्या किया गया था, 18 जनवरी 1871 को बरसिए में विलियम प्रथम को, जो कि प्रसा के राजा थे, उनको नए जर्मन साम्राज्य का राजा बनाया गया था। तो नए जर्मन साम्राज्य का राजा किसको बनाया गया था, विलियम्स प्रथम को 1871 में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 नंबर में पूछा जाता है बहुविकल्पीय के रूप में। तो आप लोगों ने जर्मनी के एकीकरण को इतने बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा। देखिए, अगर आपको लॉन्ग पढ़ना होता तो आप किताबों से पढ़ लेते, इसलिए हम तो आपको शॉर्ट देना चाहते हैं, और इन शॉर्ट के जरिए आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ही सरलता पूर्वक से तैयार होने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करते रहिए, शेयर करने की भी कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि यूपी बोर्ड की तैयारी अब हम लोग यूट्यूब पे करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया, और जर्मनी के एकीकरण के बाद अब हम एक इटली का एकीकरण पढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में देखिए, 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1900 ईसा पूर्व में, 19वीं शताब्दी में जर्मनी 7 राज्यों में विभाजित हो गया था। 19वीं शताब्दी आते आते इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया था, जिसमें सार्डिनिया स्वतंत्र था। इसमें इतालवी राजश्री शासित कर रहे थे, मतलब इतालवी राजसी लोगों द्वारा सार्डिनिया पर राज किया जा रहा था। बाकी ये 19वीं सदी में 7 राज्यों में डिवाइड हो गया था। कौन, इटली। अच्छा, इसके बाद बात करें हम इटली के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसमें जिउसेppe और मैत्सिनी मुख्य थे। जिउसेppe और मैत्सिनी मुख्य थे, ये प्रमुख थे काय के लिए, इटली के एकीकरण में। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में कि जिउसेppe और मैत्सिनी कौन थे। तो ये कौन थे, इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 2 व्यक्ति थे। और भी कुछ व्यक्ति थे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैंने आपको केवल वही क्वेश्चन यहां पर लाया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में 90% पूछे जाते हैं, और बल्कि इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि डिटेल में नहीं है, एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो इसीलिए हमें उस एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो जितना शॉर्ट हो सके हम इनको शॉर्ट लेके चलेंगे। आप अगर इनको और लॉन्ग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, और आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए, इस घटना से क्या क्या हमें मिला। इस घटना से देखिए, 1860 ईस्वी में इटली में घोषणा हुई। क्या हुई, यहां पे इटली घोषणा हुई। इटली घोषणा में इसमें स्पेनिश जो किसान थे उनको स्थानीय किसानों के द्वारा बाहर निकाला गया। देखिए, इटली को समर्थन मिला स्थानीय किसानों का, और उनके थ्रू स्पेनिश किसानों को बाहर निकाला गया। ठीक है, एक ये चीज हुई इटली के एकीकरण के समय। दूसरा, 1861 में एमोनियल सेकेंड को संयुक्त इटली का राजा बनाया गया। तो 1861 में इमोनियल सेकेंड को संयुक्त इटली का राजा बनाया गया, और रोम सार्डिनिया का 1871 में एकीकरण हो गया। मतलब देखिए, रोम सार्डिनिया का हिस्सा बन गया। रोम किसका हिस्सा बन गया, सार्डिनिया का, और 1871 में इटली का एकीकरण हो गया। तो इटली का एकीकरण कब हो गया, 1871 में। बिल्कुल शॉर्ट है। देखिए, 19वीं सदी में 7 राज्यों में इटली टूट गया, जिसमें सार्डिनिया इतालवी राजसी द्वारा शासित किया गया, और एकीकरण में जो प्रमुख व्यक्ति थे वो जिउसेppe और मैत्सिनी थे। और इस घटना से 1860 में इटली घोषणा हुई। इसमें स्पेनिश किसानों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन मिला, और 1861 में एमोनियल सेकेंड को संयुक्त इटली का राजा बनाया गया, और रोम को सार्डिनिया में शामिल कर लिया गया, और 1871 में इटली का एकीकरण हो गया। अब देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का विकास कैसे हुआ। देखिए, 1668 से पहले ग्रेट ब्रिटेन कोई राज्य नहीं था। इससे पहले ये राजतंत्र था। तो 1668 ईसा पूर्व में यह राजतंत्र से मुक्त हो गया। 1688 में जो ब्रिटेन था वो राजतंत्र से स्वतंत्र हो गया, और राष्ट्र राज्य की कल्पना आई।
और इसका प्रमुख केंद्र जो बना वो इंग्लैंड बना। मतलब देखिए ग्रेट ब्रिटेन में काफी देश आते हैं, इनमें स्कॉटलैंड भी आते हैं, आयरलैंड भी आते हैं और काफी देश भी आते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, जिसका जो मुख्य केंद्र था वो इंग्लैंड था। 1688 में राजतंत्र का अंत करके राष्ट्र राज्य की कल्पना की गई। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का विलय 1707 में एक अधिनियम के द्वारा किया गया। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का विलय 1707 में एक एक्ट के द्वारा यानी कि अधिनियम के द्वारा किया गया। इस तरह से इंग्लैंड का हिस्सा स्कॉटलैंड बन गया। आयरलैंड का विलय कैसे किया गया? आयरलैंड दो समुदायों में बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये दो समुदाय में आयरलैंड बटा हुआ था। तो इनमें हमने प्रोटेस्टेंट की मदद लेकर कैथोलिक पर नियंत्रण करना चाहा। देखिए हम डिटेल में पहले ही बता रहे हैं कि उतना ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, आपको इतना याद रखना है कि जो आयरलैंड था वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था और 1801 में ये यूनाइटेड मतलब ब्रिटेन का हिस्सा बन गया। तो 1801 में आयरलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बन गया। उसके बाद एक टॉपिक है बाल्कन। देखिए जो बाल्कन था इसमें काफी सारे देश आते हैं, लगभग 10 देश आते हैं, इसमें 10 देश आते हैं। तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। थोड़ा बता दें कि बाल्कन तुर्क के अधीन था, जिस पर रूस, जर्मनी, इंग्लैंड अपना नियंत्रण करने के लिए उत्सुक थे। तो बाल्कन एक बहुत बड़ा मतलब एरिया था जिसमें तुर्क के अधीन ये हुआ करता था। इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, उनके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस शानदार क्लास में हम लोगों ने अपने जो सामाजिक विज्ञान का पहला लेसन था उसको कवर किया। अब हम आपको इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। देखिए एक तो ज्वाइंट क्वेश्चन आता है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण क्या है, मतलब इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो ये 4 नंबर के लगभग में एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आपका आता है कि इटली का एकीकरण क्या है, 2 नंबर में आता है। जर्मनी के एकीकरण के बारे में पूछा जाता है। और आपके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद की बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चन बन के आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो वो भी क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो पाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। एक क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में गणतंत्र कब आया। एक आता है फ्रांस में आपका नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू की, नागरिक संहिता क्या है। और एक आपको उदारवादी विचार के बारे में समझना होता है। उदारवादी विचार का मतलब होता है स्वतंत्रता और कानून में समानता प्राप्त करना। और जैसे हमारे भारत में जब हम पढ़ेंगे तो उदारवादी नेता आएंगे, गर्मपंथी, नरमपंथी नेता आएंगे, तो उन लोगों में और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी की सारी चीजें पढ़ ली और जो भी चीजें हैं आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। और आप वीडियो को कम या ज्यादा स्पीड में देखकर अपनी समझ के हिसाब से इस वीडियो को देखें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हम और ऐसी वीडियो आपको बनाएं, या फिर आप लोगों का सहयोग हमें किस तरह से प्राप्त होता है, हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। गुड नाइट।